बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने के कई सारे तरीके होते हैं बच्चों, जिसमें थ्री मेथड्स जो हैं वो 3 मेथड हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें बच्चों हमारे पास है ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड और पॉलीगन मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ट्रायंगल मेथड की। ट्रायंगल मेथड बच्चों 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए, 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए लिया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए 2 वेक्टर हमारे पास कोई से हैं, एक वेक्टर हमारा वेक्टर ये है समव्हाट लाइक दिस, और दूसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर बी है समव्हाट लाइक दिस। इन दोनों वेक्टर को प्लस करना है और पक्का है कि वेक्टर को जब प्लस करेंगे तो कुछ आएगा, वो कुछ में क्या आएगा, कोई ना कोई वेक्टर आएगा। यहाँ पर मान लिया रिजल्टेंट वेक्टर आर है। जिन 2 वेक्टर को हम ऐड करने जा रहे हैं बच्चों, मान लीजिए उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो ट्रायंगल मेथड में ये होता है कि वेक्टर, ये पहला वेक्टर उठाएंगे रख देंगे, पहला वेक्टर उठाएंगे रख देंगे का मतलब उचित स्थान पे रख देंगे, इसको ट्रांसलेट करना कहते हैं। अगर किसी वेक्टर का बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हम उसका केवल लोकेशन चेंज करते हैं तो बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं वेक्टर ट्रांसलेशन। वेक्टर ट्रांसलेशन से वेक्टर के मीनिंग पर, वेक्टर की वैल्यू पर या वेक्टर के डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वेक्टर को मैंने उठाया यहाँ रख दिया, और इस वेक्टर को जब उठाएंगे दूसरे वेक्टर को, तो दूसरे वेक्टर को उसी के पैरेलल ले जाके हम दूसरे वेक्टर को ट्रांसलेट करेंगे और ले जाके ऐसे रखेंगे कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से मिल जाए। पहला वेक्टर दैट वाज वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर दैट इज वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड से मिल रहा है बच्चों। तो यहाँ से मैंने शुरुआत किया था, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया था ये, और फिर बी यहाँ आया, बी का फाइनल पॉइंट यहाँ पहुँचा, शुरुआत यहाँ ये रहा इनिशियल पॉइंट, और फाइनली हम यहाँ पहुँच रहे हैं। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, यहाँ पर जो वेक्टर बन के आएगा बच्चों, इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं, इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे। सवाल उठा ये जो ट्रायंगल बना, क्योंकि ऐसे मेथड में एक ट्रायंगल बन के आता है बच्चों, यहाँ पर इसीलिए इसको नाम देते हैं ट्रायंगल मेथड। अब देखिए यहाँ पर सपोज करिए ए और बी के बीच का एंगल क्या है मैं पूछूं, कुछ लोग गलती से इसको कहते हैं कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल ये है। नहीं सर, 2 वेक्टर के बीच का एंगल तब मिलेगा, मीन्स दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल तब मिलेगा। ज़्यादा सही होगा आप उन दोनों को टेल टू टेल मिला दो, और भी तरीके हैं, बट ज़्यादा सही होगा जहाँ से आप कन्फ्यूजन नहीं आपको होगा बच्चों, दोनों वेक्टर को टेल टू टेल मिला दो। ऐसा करने पर क्या होगा ना, उनके बीच में जो छोटा वाला एंगल बनेगा, 2 वेक्टर को आप टेल टू टेल मिलाओगे, 2 वेक्टर को बच्चों आप टेल टू टेल अगर मिलाओगे तो एक छोटा वाला एंगल बनेगा, एक बड़ा वाला मिलेगा। ध्यान रहे छोटा वाला एंगल ही आपको लेना है, ठीक है। तो 2 वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल, ए का हेड यहाँ है, बी का टेल यहाँ है, टेल टू टेल तो मिला नहीं। तो बच्चों ये को हम ट्रांसलेट करके अगर यहाँ मन ही मन पहुँचा दें तो ये रेड लाइन से मैंने डॉटेड लाइन बनाया है बच्चों, यहाँ ए का जो टेल होगा, ए को मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ पहुँचा दिया। इस बात को मन में रखो, यहाँ पर ए का टेल अब यहाँ आ चुका है और बी का टेल हमारा यहाँ है, टेल टू टेल दोनों मिले, दोनों के बीच का एंगल दिखने लगा। अगर बच्चों यहाँ थीटा है तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी ये हमारे पास आ जाएगा b cos थीटा और ये हो जाएगा b sin थीटा। यहाँ के अंदर बच्चों फिलहाल पूरा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करते हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b किया, हमें रिजल्टेंट वेक्टर r मिला। रिजल्टेंट वेक्टर r का मैग्नीट्यूड निकालने गए, मीन्स a प्लस b वेक्टर जो मिला उसका मैग्नीट्यूड निकालने गए। स्क्वायर रूट के अंदर आ गए a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये रहा मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको निकालने का तरीका। फिलहाल अभी हम लोग इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे पैरेललोग्राम मेथड, उसमें भी सेम वैल्यू आएगा, फिर इन पर और बच्चों वेक्टर एडिशन का अगला मेथड हमारा है पैरेललोग्राम मेथड। ये बच्चों एडिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है और इससे बहुत जटिल जटिल क्वेश्चन बहुत आसानी से बच्चों सॉल्व हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए मेथड क्या कहता है। मान लीजिए वेक्टर ए और बी हमारे पास हैं, तो एक काम करिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल टू टेल मिला दीजिए। ऑब्वियसली ए और बी को मैंने मिला दिया ट्रांसलेट करके एक ही पॉइंट पर, ये दोनों के टेल मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों के बीच में एंगल क्या दिखा दिया, थीटा। अब इनको इधर एक बी के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए और वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए। तो
बच्चों इन दोनों वेक्टर के बीच से जाने वाला जो डायगोनल होगा, ये पैरेललोग्राम हो गया, इन दोनों वेक्टर के बीच से जाने वाला जो डायगोनल हो गया, यही डायगोनल बच्चों इन दोनों वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट दैट इज वेक्टर आर विच इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर, दिस कैन बी रिटन हियर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और यहाँ पर भी बच्चों हम क्या करें कि इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका होगा, अगर इसका लेंथ b है तो इसका लेंथ भी b होगा। यहाँ पर इतना पार्ट आ जाएगा b cos थीटा, इतना पार्ट आ जाएगा b sin थीटा। मान लिया रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर a से अल्फा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है बच्चों वेक्टर b से बीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर भी जब हम रिजल्टेंट को निकालते हैं तो जो ट्राइंगल मेथड में हमें एक्सप्रेशन मिला था, सिमिलर एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा होता है, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर बच्चों अब आपसे एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मैंने डायरेक्ट लिखा है बच्चों, यहाँ tan अल्फा के हिसाब से अगर निकालेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस का मतलब b साइन थीटा, दिस का मतलब a प्लस बी cos थीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो गई b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी cos थीटा। और यहीं पर tan बीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो कि वेक्टर वेक्टर बी रिजल्टेंट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, tan बीटा के रेफरेंस में अगर हम निकालें तो आ जाएगा बस जहाँ b है उसकी जगह ये बोल दीजिए, जहाँ ये है उसकी जगह b बोल दीजिए, a और b का स्थान रिप्लेस कर दीजिए, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो उनके बीच से जाने वाला जो डायगोनल होगा बच्चों, वही उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसा कि मैंने यहाँ शो किया है। वो वेक्टर का रिजल्टेंट जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज कुछ इतना आएगा, जो मैंने आप सबको सिखाया था। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है बच्चों, माफ करिएगा। यहाँ के अंदर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है बीटा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर बी। आइए अब देखते हैं इस एक्सप्रेशन में क्या क्या खास बात। बच्चों जब दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो उनके एडिशन के रिजल्ट पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कैसे? मान लीजिए दो वेक्टर, मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए दो वेक्टर ऐसे हैं, तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों का प्रभाव, दोनों का सेंस एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। ऑब्वियसली एक बॉडी पे एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लगाइए तो रिजल्टेंट फोर्स बढ़ जाएगा, और ज्यों-ज्यों इनके बीच का एंगल अभी 0 डिग्री था, बढ़ता जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी, 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 कम होते 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 रिजल्टेंट मिनिमम आ जाएगा, 180 डिग्री पर मिनिमम आ जाएगा। फिर रोटेट करिए, रिजल्टेंट बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो यही ऐसे तो इनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट एंगल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 2-3 एंगल को ले करके हम लोग टेस्ट करेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों मान लीजिए दो वेक्टर जुड़ करके रिजल्टेंट वेक्टर आर दे रहे हैं, एक्सप्रेशन आपको मालूम है कुछ ऐसा आना है। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल मान लीजिए 0 डिग्री हो, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के कैसे हो, पैरेलल। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पहले से ये चीज़ दिमाग में है कि रिजल्टेंट मैक्सिमम आना चाहिए। अगर ये वाले एक्सप्रेशन में आप 0 डिग्री रख दोगे बच्चों तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का मतलब 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दीजिएगा बाहर आ गया। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली आएगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, जो कि मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैक्सिमम हमें कितने डिग्री पर मिला, 0 डिग्री पर। चलते हैं आगे। मान लीजिए दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, वेक्टर ये यहाँ पर है, वेक्टर बी यहाँ पर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। बच्चों अगर थीटा की जगह आप 90 डिग्री रख दोगे तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा, और ऐसे केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
अब बच्चों मान लीजिए अगला सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसा हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो जाएं, एंटी पैरेलल। अगर ऐसा सिचुएशन बना तो ऐसे केस में बच्चों दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना आ जाएगा, दोनों वेक्टर के डिफरेंस के बराबर। माइनस ना लिख के हम डिफरेंस लिखें तो ज़्यादा उचित होगा, डिफरेंस के बराबर आएगा। और यहाँ के अंदर बच्चों ये वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कि दो वेक्टर ए और बी को अगर मैं प्लस कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ये प्लस भी हो सकता है और मिनिमम वैल्यू ये डिफरेंस भी हो सकता है। यानी उनके मैग्नीट्यूड का सम और डिफरेंस जो होगा उसी के बीच में वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाई करेगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम वैल्यू जो कि ये डिफरेंस भी होगा, ए का मैग्नीट्यूड डिफरेंस बी का मैग्नीट्यूड, ये मिनिमम वैल्यू से ये या तो रिजल्टेंट या तो बड़ा होगा या हो सकता है बराबर हो, और मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी जो हो सकता है उससे या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ के अंदर ये बड़ा यूजफुल रिजल्ट है जो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। एक बात और देखिएगा, मान लीजिए बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई वेक्टर ए है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लीजिए यहाँ पर 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। वेक्टर बी कोई सा है, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 यूनिट है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसका रिजल्टेंट जो है वो आ रहा है 20। सर क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होगा बच्चा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? कारण ये है बच्चों कि यहाँ के अंदर अगर हम इन दोनों के रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकालें, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू तो ये प्लस भी होगा, यानी 10 + 5 आएगा जो कि 15 होगा। और यहाँ के अंदर बच्चों अगर रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू निकालें तो ये डिफरेंस भी होगा 10 - 5, इट मीन्स कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 5 और 15 के बीच में ही लाई करेगा। 5 से कम नहीं हो सकता, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा सवाल आता है चेक करने के लिए और आपको चेक करके ऐसे ही बताना होता है। अगर मैं कह दूं इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड है 2, सर पॉसिबल नहीं होगा। मैं कह दूं इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड है 17, सर पॉसिबल नहीं होगा। मैं कह दूं इन दोनों का रिजल्टेंट आ सकता है 15, हाँ बिल्कुल आ सकता है, मैक्सिमम होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट आ सकता है 5, यस बिल्कुल पॉसिबल है। इन दोनों का रिजल्टेंट मैं कह दूं आ सकता है 10, 5 और 15 के बीच में ऑब्वियसली 10 आ सकता है। तो जहां तक हो सकने की बात है, ये सभी वैल्यू जो इसके बीच में वो सभी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 5 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए बच्चों वेक्टर एडिशन का लास्ट मेथड है जो हम लोगों को पढ़ना है, पॉलीगन मेथड। इसी को हेड टेल मेथड भी कहते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे सवाल बनते नहीं हैं, बोर्ड में एक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस है, देख लीजिए। यहाँ के अंदर बच्चों मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर हैं। ट्राइंगल मेथड में 2 वेक्टर को जोड़ना पॉसिबल था, पैरेललोग्राम मेथड में 2 वेक्टर को ऐड करना पॉसिबल था। यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर आप ले लीजिए, सबको जोड़ना पॉसिबल होगा। इनफाइनाइट मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन नियमतः ले सकते हो। यहाँ पर बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, इन सबको ऐड करना है। हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी क्या होगा। तो ऐसे केस में ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर क्या होगा, निकालना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले वेक्टर से शुरू करते हैं। वेक्टर ए, उसको ट्रांसलेट करके जहाँ हमें आसानी लगे कॉपी पे या जहाँ भी आप कर रहे हो बच्चों, एक जगह रख लीजिए ट्रांसलेट करके, ना तो डायरेक्शन चेंज करना ना ही मैग्नीट्यूड। फिर बी के पास जाइए, अगले वेक्टर, अब वो बी हो सी हो क्या हो, अगले वेक्टर के पास जाइए और अगले वेक्टर के पास जाके कहिए कि भैया वेक्टर बी चलो तुम यहाँ चले आओ। वेक्टर बी को इस प्रकार से रखिए कि वेक्टर बी का जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड से मिल जाए। बी यहाँ तक पहुँच चुका है। अगले वेक्टर के पास जाइए, मीन्स वेक्टर सी के पास जाइए। भैया यहाँ बैठ के क्या करो, चलो थोड़ा ट्रांसलेशन करा देते हैं। वेक्टर सी को इस प्रकार से ले जाइए कि वो अपने पहले वाले वेक्टर के कहाँ से मिल जाए, हेड से मिल जाए। ये मैं ले आया।
फिर वेक्टर डी के पास जाइए, अगले वेक्टर के पास। भाई साहब क्या कर रहे हो यहाँ, चलो जरा यहाँ आ जाओ, वेक्टर डी को ट्रांसलेट करके यहाँ पहुँचा दिया। बच्चों ये आ गया वेक्टर डी, हम गए वेक्टर ई के पास। भाई वेक्टर ई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जरा यहाँ चले आओ। वेक्टर डी को ऐसे, सॉरी वेक्टर ई को मैं ऐसे लेके गया कि अपने पहले वाले वेक्टर मीन्स वेक्टर ई के, वेक्टर डी के टेल से, हेड से उसका टेल मिल रहा है और हेड इसका यहाँ पर आ गया। बच्चों शुरुआत मैंने यहाँ से किया था, ये इनिशियल पॉइंट था और यहाँ से एंड हुआ है, ये आपका क्या है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए बच्चों, और इसी को हम लोग नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत सारे वेक्टर हों, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल मिलाते चले जाइए। यहाँ के अंदर बच्चों जो हमारा वेक्टर बनेगा उसी को हम लोग नाम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। देन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इनफैक्ट अगर सही से देखिए तो ट्राइंगल मेथड में भी यही किया गया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँचे थे, मिला दिए थे, ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया था। ठीक है बच्चों, चलिए वेक्टर एडिशन से जुड़े हुए कुछ खास मान लीजिए बच्चों, इस प्रकार से वेक्टर को डायग्राम बना के दिया हो, कई सारे वेक्टर ऐसे पॉलीगन बनाए गए हों, तो यहाँ पे ये पता करना कि कौन किसका रिजल्टेंट है। कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ से कहीं से भी जहाँ से आपका मन करे वहाँ से शुरू हो जाइए, स्टार्ट हो जाइए, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम एरो के डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन ये एक जगह आप देख रहे हैं एरो की डायरेक्शन उल्टा हो गया। हम ऐसे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ प्रॉब्लम महसूस हुई, हम एरो के उल्टा चल रहे हैं। तो जहाँ एरो का उल्टा चलता हुआ प्रतीत हो वही रिजल्टेंट होगा। मतलब यहाँ के लिए हमारे पास आ जाएगा वेक्टर डी रिजल्टेंट वेक्टर। किनका किनका रिजल्टेंट होगा, ए बी और सी का। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। समझ गए होंगे। यहाँ पर वही चीज़ अगर चेक करने के लिए जाते हैं बच्चों, तो देखिए कहीं से भी, मैंने कहा कहीं से भी आप शुरू हो जाइए। मान लीजिए यहाँ से शुरू होते हैं, अच्छा यहाँ तो उल्टा लग गया, चलिए यहाँ से शुरू हो लेते हैं। तो यहाँ से देखिए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, ये प्रॉब्लम महसूस हुआ, यहाँ डायरेक्शन उल्टा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए बच्चों वेक्टर बी बाकी सभी वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट। इट मीन्स बच्चों यहाँ के अंदर मैं लिखूंगा वेक्टर सी से शुरू हो लेते हैं। वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ प्लस वेक्टर ए, दिस होल मच विल बी इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, इस तरह से रिजल्टेंट को खोजेंगे। अब यहाँ पर एक खास डायग्राम बना, जरा ध्यान से देखें। शुरू हो जाइए, हम ये को ट्रेस करते हुए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी को ट्रेस करते हुए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी को ट्रेस करते गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी को ट्रेस करते गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई को ट्रेस करते गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो पूरा साइकिल घूम लिए, कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। जब नो प्रॉब्लम तो नो प्रॉब्लम, इन सबका रिजल्टेंट जीरो आएगा। कोई किसी का रिजल्टेंट यहाँ नहीं है बच्चों, बल्कि पूरा का पूरा रिजल्टेंट यहाँ सभी वेक्टर को अगर जोड़ डालें तो क्या आएगा, जीरो। अगर साइक्लिक पैटर्न इस प्रकार से कहीं पर पॉलीगन में बने, चाहे वो 2D में हो 3D में हो, जैसे भी हो, जहाँ से शुरू करें वहाँ बिना प्रॉब्लम के फिर से पहुँच जाएं, बिना कोई एरो रिवर्ट हुए ऐसे हम पहुँच जाएं, तो ऐसे केस में इन सभी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, जितने भी होंगे प्लस वेक्टर ई, इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। बल्कि ऑथेंटिकली लिखें तो जीरो वेक्टर आएगा। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ के अंदर ये रहा कंडीशन। कुछ और वेक्टर से जुड़ी हुई बच्चों एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा जाता है, ऐसे कोई सवाल लेगा, उसमें ऑप्शन बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, या फोर्स उसके जगह वेक्टर की जगह लिखेगा, कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, कौन सा यहाँ जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। ऐसे 3-3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको दिए रहेंगे एक एक ऑप्शन में, और आपको चेक करना रहेगा इसमें कौन सा ऐसा हो सकता है जिसका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। उसके लिए एक आसान सा तरीका है बच्चों, इसमें से कोई दो वेक्टर को आप पकड़ो, शुरू वाले दो को ले लो मैं तो कहता हूँ, और उनका मैक्स, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो मैक्सिमम क्या आएगा, मिनिमम क्या आएगा। सर मिनिमम आएगा 2 और 5, 2 और 5 का डिफरेंस यानी 3, और मैक्सिमम आएगा 2 और 5 का सम अप करने पर 2 + 5 यानी 7। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है।
अब आप देखो जो तीसरा बच रहा है क्या उसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में या बराबरी पे आ रहा है? अगर जवाब मिलता है हाँ तो जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल होगा, और जवाब मिलता है ना तो जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ के अंदर बच्चों जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल होगा कि नहीं, आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर 7 यहाँ के बराबर हो गया, 3 और 7 या 3 और 7 के बराबर या बीच में अगर तीसरा है तो यहाँ रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल होगा। यस, 7 के बराबर आ गया, जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल है। यहाँ देखिए कोई भी दो उठा लीजिए, यू आर फ्री। यहाँ पर बस जो बचेगा उसकी तुलना करनी है। जैसे शुरू वाले दो ले लिए तो 10 और 10 का डिफरेंस 0, मिनिमम वैल्यू इनकी 0 आएगी रिजल्टेंट की, और इनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 20, 10 + 10, यानी 0 और 20 के बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का। अब हमें देखना ये जो तीसरा बच रहा है क्या ये इसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है? 0 और 20 के बीच में क्या 5 आ रहा है? जवाब मिला हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ भी जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल होगा। यहाँ जरा देखते हैं, यहाँ पे बच्चों 5 और 4 शुरू वाले दो ले लीजिए। मैं कहता हूँ यहाँ के अंदर बच्चों इनका मिनिमम वैल्यू 5 और 4 का डिफरेंस यानी 1 आ गया, और मैक्सिमम वैल्यू 5 और 4 का सम यानी कि 9 आ गया। अब आप देखिए मैक्सिमम 9 मिनिमम 1, क्या 1 और 9 के बीच में 13 आ रहा है? जवाब मिला नहीं। इसका मतलब इन सब का रिजल्टेंट 0 कभी नहीं हो सकता। बेटा जी अगर आपसे पूछा जाए क्या यहाँ 0 रिजल्टेंट आ सकता है, सिमिलरली यू कैन चेक। यहाँ पर इन दोनों का अगर हम सम अप करेंगे यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 45 मिलेगी, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस यानी कि क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 और 45 के बीच में क्या 40 है? 5 और 45 के बीच में क्या 40 है? मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर भी जीरो रिजल्टेंट पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, ये कुछ छोटे छोटे बहुत अचूक अस्त्र हैं जो आपके हेल्प करेंगे बच्चों। फटाफट आप कैसे निकालोगे कि कहाँ जीरो रिजल्टेंट हो सकता है या कहाँ नहीं हो सकता है। ऐसे ही कुछ और बातें देखते हैं बच्चों। एक बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंट वेक्टर रहेंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सब एक्ट हो रहे होंगे, या यूँ कह लीजिए उनका टेल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, या ऐसा भी होता है एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट 0 आता है अगर वो इन 3 कंडीशन को फॉलो करें। ये 3 कंडीशंस आर हियर। फर्स्ट वन इज दैट दे आर इन सेम प्लेन, मीन्स इफ ऑल द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, ओके, and angle between any consecutive vectors is same, any 2 consecutive vectors is same. Example wise we can see here बच्चों, यहाँ A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है, 3 वेक्टर मैंने लिए, तीनों एक ही प्लेन में हैं, तीनों एक ही प्लेन में हैं, और यहाँ कॉन्जिक्यूटिव 2 के बीच का एंगल अगर देखें 120 डिग्री है। कॉन्जिक्यूटिव 2 के बीच का एंगल यहाँ पर देखें, बी और सी के बीच का एंगल 120 डिग्री है, सी और ए के बीच का एंगल यहाँ के अंदर 120 डिग्री है। अगर इन सब का रिजल्टेंट लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्या आएगा? 0, क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, कोप्लेनर हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड सबका सेम है, मान लो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड सेम हो, और यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव एंगल ए और बी के बीच, बी और सी के बीच, सी और डी के बीच एंगल सेम है, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा, पक्का है। यहाँ के अंदर बच्चों अब देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, देयर आर 4 वेक्टर्स and I am assuming that the magnitude of vector A is same as vector B, same as vector C, same as vector D, and also they are coplanar, they have same magnitude, and you can see on the board here 90 degree is the angle between A and B, here 90 degree is the angle between B and C, here 90 degree angle between C and D, and here 90 degree angle is also between D and A. That means the resultant of all 4 vectors will be 0. Now similar wise we can say here there are 8 vectors, vector A, B, C, D, E, F, G, H. There are 4 vectors are acting here, and the 360 degree angle gets divided into 8 part, and one part will be 45 degree, 45 degree, 45 degree, 45 degree. You can see here if we are assuming here that the magnitude of all the vectors are same,
and they are also coplanar and consecutive angle is also same, then the resultant of all the vectors will be 0. आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे बच्चों। ऐसा कहीं सिचुएशन मिले, चिंता करने की बात नहीं है, चिंतन करने की बात है, फटाफट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितने हों जिनका कि रिजल्टेंट 0 आना पॉसिबल हो। केस देता हूँ 1D का, 2D का, 3D का, ये 3 केसेज होते हैं। पूछा जाता 1D में कितने कम से कम वेक्टर लिए जाएं कि जिनका रिजल्टेंट 0 आ सके। 2D में कम से कम कितने वेक्टर लिए जाएं जिनका रिजल्टेंट 0 आ सके। 3D में कम से कम कितने वेक्टर लिए जाएं जिनका रिजल्टेंट 0 आ सके। तो बच्चों इसको ऐसे समझें, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू गिव 0 रिजल्टेंट। मैंने मान लिया मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर n है। पहली बात करते हैं 1D में। 1D मतलब एक ही एक्सिस के अलांग सब कुछ लेना है। मान लीजिए वेक्टर ये है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड रहा हो सपोज करिए 10 यूनिट, और इसका भी मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 यूनिट ही मैं कर दूं, 2 वेक्टर ऐसे अपोजिट में लगा दूं, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1D में कम से कम अगर 2 वेक्टर लिए जाएं तो उनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है। 2D मतलब पूरा का पूरा प्लेन हो गया। 2D में कम से कम कितने वेक्टर जिनका रिजल्टेंट 0 आ सके। तो बच्चों 2D में मान लीजिए A B 2 वेक्टर हैं। A B का रिजल्टेंट इस प्रकार से हो कि तीसरा वेक्टर यहाँ लगाए हैं C, इन दोनों का रिजल्टेंट इतना आ जाए कि बच्चों इसके मैग्नीट्यूड C के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाए, तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है। मतलब 2D में 1 2 3 मिनिमम नंबर ऑफ 3 वेक्टर्स होंगे तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। 1D में कम से कम 2 वेक्टर चाहिए 0 लाने के लिए। 2D में कम से कम 3 वेक्टर चाहिए। 3D में पूरे स्पेस की बात करें, 3D में कम से कम कितने वेक्टर हों जिनका रिजल्टेंट 0 आ सके। तो जितना D उससे एक ज़्यादा, यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिनिमम वेक्टर रिक्वायर्ड टू गिव 0 रिजल्टेंट विल बी 4। एंड हियर एक सवाल ये आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, मेन चीज ये ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू गिव 0 रिजल्टेंट। यहाँ 10 ये 2 वेक्टर मिलकर के 0 रिजल्टेंट हो गए थे। लेकिन मान लीजिए यही शर्त लगा दे कि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं रखना है किसी का भी। मान लेते हैं ये बच्चों यहाँ 10 है, ये यहाँ के अंदर मान लीजिए 4 है। 10 अगर ये है तो ये 10 नहीं हो सकता, 4 अगर ये है तो 4 ये नहीं हो सकता। मतलब अनइक्वल मैग्नीट्यूड रखना। क्या 0 रिजल्टेंट आया? नहीं। एक वेक्टर और इसी में लगा दें, मान लीजिए 6 है, अभी भी 0 नहीं। और एक वेक्टर और यहीं लगा दें, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 4 हो, तो अब देखिए 6 + 4 10 इधर 10 इधर, रिजल्टेंट क्या आ गया? 0। तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन 1D टू गिव 0 रिजल्टेंट विद द कंडीशन दैट दे शुड बी ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इस केस में बच्चों कम से कम वेक्टर की संख्या 1D में कितनी होनी चाहिए? 3। मान लीजिए बच्चों 2 वेक्टर को हमें सबट्रैक्ट करना हो, जिसमें पहला वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर बच्चों B है। हमें निकालना है वेक्टर ये माइनस वेक्टर B क्या होगा। ऑब्वियसली कोई वेक्टर ही होगा, तो वेक्टर क्या होगा हमें निकालना है। और साथ ही साथ A और B के बीच में कुछ एंगल होगा। मैंने उस एंगल को मान लिया कि थीटा है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर ये यहाँ पे है, वेक्टर B यहाँ पे, इन दोनों को ट्रांसलेट किया जैसे पैरेललोग्राम मेथड में किया था वैसे किया। ऑब्वियसली A और B के बीच से जाने वाला जो डायगोनल है, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर R A + B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वेक्टर A + वेक्टर B इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये सम का रिजल्टेंट है, लेकिन हमें चाहिए डिफरेंस का रिजल्टेंट। तो एक काम करते हैं ना, वेक्टर B को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर A - B को लिखा जा सकता है वेक्टर A + वेक्टर B। तो हमें 2 वेक्टर चाहिए, एक तो ये चाहिए, एक -B चाहिए है। B यहाँ है तो -B, ऐसे करने पर रिवर्स करने पर हो जाएगा -B। अब बच्चों ये वेक्टर और -B वेक्टर का रिजल्टेंट मैंने R' मान लिया, जो कि होगा वेक्टर A + वेक्टर B, यानी A - B यहाँ के अंदर आ गया, A वेक्टर -B वेक्टर। यानी ये जो रिजल्टेंट हमारा आ रहा R', ये बच्चों यहाँ वेक्टर A माइनस वेक्टर B को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ सॉल्व किया है, R' = वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर A माइनस वेक्टर B हो गया। बच्चों नियमानुसार मैं 2 वेक्टर को सम कर रहा हूं, और सम करने में यहाँ A² B² ये जो आता था बच्चों, ये मैग्नीट्यूड था। तो हमारे पास हो गया A² + -B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, -B का मैग्नीट्यूड मतलब +B हो गया।
उसका स्क्वायर हो गया 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब ये हो या बी हो, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, यहाँ माइनस भी नहीं लिखना है। इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। भाई हमें उन दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए जिनको हम सम कर रहे हैं। हम दो वेक्टर को सम कर रहे हैं जिसमें एक ये है दूसरा माइनस बी। अगर ये और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ये और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास आर डैश की वैल्यू आ जाएगी सम व्हाट लाइक दिस, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये रहा दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के डिफरेंस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब एक बात और देखिए, अभी हम लोगों ने देखा 0 डिग्री जब था तो सम वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट मैक्सिमम आता था। सर 0 डिग्री पर अगर सम का रिजल्टेंट मैक्सिमम आता था तो डिफरेंस का रिजल्टेंट यहाँ पर अगर पूछेंगे डिफरेंस का रिजल्टेंट क्या होगा, अगर दो वेक्टर 0 डिग्री पर हों तो इनके डिफरेंस का रिजल्टेंट, उल्टा सोचिए, सम का रिजल्टेंट 0 डिग्री पर मैक्सिमम आता था तो डिफरेंस का रिजल्टेंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ध्यान रखें यहां पर बच्चों मिनिमम और ये माइनस बी हो जाएगा। ऐसे केस में सिंपली सीधे सीधे याद रखिएगा, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी। 0 डिग्री जब दोनों के बीच में होता था तो इसका रिजल्ट आता था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर 0 डिग्री पर वेक्टर ये माइनस वेक्टर बी मुझे निकालना हुआ तो यहाँ पर बच्चों ये मिनिमम आ जाता है, ये माइनस बी या बी माइनस ये डिफरेंस बी कह सकते हो। ये 0 डिग्री के केस में आपको मिलता है। 180 के केस में भी केस उल्टा हो जाता है, ए प्लस बी जो रिजल्ट होगा बच्चों सम का वो मिनिमम आएगा और जो रिजल्टेंट होगा डिफरेंस का वो मैक्सिमम आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी सिचुएशन। एक एंगल ऐसा होगा जिसके ऊपर चाहे दो वेक्टर का सम करें या डिफरेंस करें रिजल्ट एक ही मिलेगा, वो होगा 90 डिग्री। क्योंकि 90 डिग्री जब करते हैं तो थीटा की जगह 90 डिग्री जब लिखते हैं तो बच्चों ये टर्म कैंसिल हो जाता है। चाहे सम करें या डिफरेंस करें रिजल्ट इतना ही मिलता है, स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।